मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को और इस क्लास में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। और पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.3 का बेसिक एंड थ्योरम कंप्लीट करवाई थी। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़वाते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन का गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, जितने यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं उड़वाएंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन का गर्दा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पहले का पहला पार्ट बताया गया है, डिफाइन कन्वर्जेंट सीक्वेंस। आगे लिखा है बाय गिविंग 1 एग्जाम्पल। मेरे प्यारे बच्चों, डिफाइन का मतलब है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की आपको डेफिनेशन देना है और एक एग्जाम्पल देना है। और पिछली क्लास में जब बेसिक पढ़ाया था तब हमने आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन भी करवाई थी और एक एग्जाम्पल भी बताया था। तो ये तो हो ही चुका है बेसिक में। सेकंड वाले पार्ट की जब बात करेंगे, यहाँ पर बोला है डिफाइन लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। आगे लिखा है इलस्ट्रेट बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी आपको बताना है लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस की डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल। तो बेसिक में जब हमने आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन बताई थी तो हमने ये भी आपको बताया था और करके कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन पूछी जाए या फिर लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस की पूछी जाए तो एक ही डेफिनेशन आपको लिखना है, जो बेसिक में हमने आपको करवाई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, चाहे लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस की डेफिनेशन पूछी जाए चाहे कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन पूछी जाए, आपको लिखना वही है जो हमने आपको लिखवाया था बेसिक में। पिछली क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले उसको कंप्लीट करो, क्योंकि आपको पता ही है कि पढ़ाई क्या है, एक जॉइंट है। अगर आपने पीछे का पढ़ा है और आगे का पढ़ना चाहते हो तो पीछे का आपको समझना जरूरी है, तभी आगे का समझ सकते हो। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब भी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करवाएं, यहाँ पर जैसे एक्सरसाइज 1.3 है, कोई भी एक्सरसाइज हो उसका बेसिक पहले हम आपको बता देते हैं। तो आपको बेसिक जरूर कंप्लीट करना है, क्योंकि बेसिक में जो चीज़ हम बता देते हैं वही क्वेश्चन में यूज होती हैं। और यहाँ पर तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बेसिक में हम आपको करवा चुके हैं, तो दोबारा यहाँ पर नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट भी हो जाएगा, क्योंकि लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस की डेफिनेशन पूछी जाए या फिर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन पूछी जाए, लिखना वही है जो बेसिक में लिखवाया था और एक एक एग्जाम्पल भी बताया था, यहाँ पर भी पूछा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्वेश्चन हम सेकंड की बात करें, यहाँ पर भी लिखा है डिफाइन। तो देख लो डेफिनेशन किसकी देना है, बताया गया है कन्वर्जेंट ऑफ ए सीक्वेंस। तो यहाँ पर क्या लिखा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। मेरे प्यारे बच्चों, कन्वर्जेंट ऑफ ए सीक्वेंस लिखा हो या फिर कन्वर्जेंट सीक्वेंस लिखा हो, एक ही बात है। आपको डेफिनेशन कन्वर्जेंट सीक्वेंस की ही देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने समझ लिया कि हमको डेफिनेशन बताना है कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस। और हमने ये भी आपको पिछली क्लास में बताया था कि कन्वर्जेंट बोलो चाहे कन्वर्जेंस, एक ही बात होती है, अलग अलग नहीं होती है, एक ही बात होती है। आगे लिखा है सो दैट। अब देखो क्या प्रूव करना है, सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में डेफिनेशन पूछी गई है और सेकंड पार्ट में बोला है सो दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ध्यान से समझना है, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है। अगर आपने ये वर्ड नहीं समझ पाए तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो वही हम यहाँ पे बता रहे हैं, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। आगे लिखा एंड हैज ए यूनिक लिमिट। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में जब हमने थ्योरम्स को करवाया था तो अगर देखा जाए तो ये थ्योरम है फर्स्ट, ठीक है, थ्योरम फर्स्ट है।
तो इसको यहाँ पे नहीं करवाएंगे, क्योंकि थ्योरम जो है फर्स्ट हम करवा चुके हैं इसका प्रूफ पिछली क्लास में। तो यहाँ पर करवाएं तो टाइम लगेगा ना, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो एक बार अच्छे से तैयार कर लो, दोबारा दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये कर लेना थ्योरम फर्स्ट, तो ये क्वेश्चन सेकंड हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन थर्ड की। यहाँ पर बोला गया है डिफाइन, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर भी आपको डेफिनेशन बताना है। किसकी बताना है? कन्वर्जेंट ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक है। तो वही रिपीट हो रही है जो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर लिखा है, एक ही बात है डेफिनेशन। आगे लिखा है सेकंड पार्ट में, क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट यहाँ से है, प्रूव दैट ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो हमको क्या करना है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक प्रूव करना है, बाउंडेड व्हाट द कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी थ्योरम है, बता देते हैं। थ्योरम ये सेकंड है, पिछली क्लास में हमने थ्योरम्स प्रूव करवाए थे, ठीक है, आप लोग कर लेना। तो ये क्वेश्चन जो 3 है हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 की जब हम बात करेंगे, यहाँ पर बोला गया प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? ए मोनोटोनिक सीक्वेंस, ठीक है, मोनोटोनिक सीक्वेंस हमें प्रूव करना है कन्वर्जेंट। आगे लिखा इफ इट इज बाउंडेड। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी जो है करवा चुके हैं पिछली क्लास में, थ्योरम 3 है ये, ठीक है, कर जरूर लेना है ये थ्योरम पिछली क्लास में, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। अब क्वेश्चन 5 की बात करेंगे। यहाँ पर बोला गया है फर्स्ट पार्ट में, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए सीक्वेंस। आपको एक सीक्वेंस का एग्जाम्पल बताना है, एक सीक्वेंस का एग्जाम्पल बताना है। वो सीक्वेंस कैसा होना चाहिए? नॉट कन्वर्जेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम सॉल्व करवा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है 5 वाले पार्ट में ये पिछली क्लास में नहीं हो पाए थे बेसिक में, ठीक है। जो हुआ है वो आपके सामने है, मैचिंग कर सकते हो भाई। ऐसा नहीं है कि हमने ये क्वेश्चन छोड़े नहीं है, पिछली क्लास में हो चुके हैं, थ्योरम्स करवाई है ना, तो वही क्वेश्चन बन के आते हैं। तो आपको पता है ये पेपर में जब भी थ्योरम पूछी जाती है तो क्वेश्चन बन के आती है, समझ में आया? थ्योरम कभी भी पेपर में लिख के नहीं आती है, तो ये बात आपको समझ लेना है। अब देख लो, सॉल्व यहाँ पे लिखते हैं 5 का फर्स्ट पार्ट, 5 का फर्स्ट पार्ट। ऐसा एक सीक्वेंस लेना है, ऐसा एक सीक्वेंस लेना है जो नॉट कन्वर्जेंट हो। बताया गया है एन एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल बताते हैं। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं एक्स एन इक्वल, समझ लेना है ऐसा सीक्वेंस आपको लेना। सीक्वेंस तो बहुत सारे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में हमने आपको 1.2 में डेफिनेशन करवाई थी मोनोटोनिक सीक्वेंस की, मोनोटोनिक सीक्वेंस की। तो इसमें जो भी हमने आपको कंडीशन बताई थी, अच्छे से आपको पढ़ाया था ये एक्सरसाइज 1.2 में। जिन बच्चों ने ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट नहीं की है मोनोटोनिक सीक्वेंस की, कर लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, 4 कंडीशन आपको बताई थी, और हर एक कंडीशन में आपको एग्जाम्पल भी बताया था। तो यहाँ पर आपको दे देना है एग्जाम्पल, लेकिन ऐसा देना है जो नॉट कन्वर्जेंट हो। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 1/n, अपने हिसाब से लेना है। सीक्वेंस तो बहुत सारे हैं भाई, कैसे भी ले लो, लेकिन अपने समझ से ऐसे लेना है कि उसकी लिमिट निकालें n टेंस टू इनफाइनाइट की सीक्वेंस की, तो ए फाइनाइट क्वांटिटी ना आए। मेरे प्यारे बच्चों, ए फाइनाइट क्वांटिटी ना आए, समझ में आया? अगर ए फाइनाइट क्वांटिटी आ गई तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, फाइनाइट क्वांटिटी ना आए। तो इसीलिए बना पानी हमने यहाँ पे लिया है। अगर हम लिमिट डालेंगे तो 0 आ जाएगा, तो फाइनाइट क्वांटिटी आ गई या नहीं? तो आप अपने आप से समझना है क्या लें, तो बना पानी काम नहीं करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ले लो न्यूमरेटर में, क्योंकि इनफाइनाइट आ जाएगी, फिर ए फाइनाइट क्वांटिटी नहीं आएगी। तो ये चीज़ आपको समझना है भाई कि हम 2n लें,
फिर या फिर n+1 लें या n/n+1 लें, तो अपने आप से समझना है कि ऐसा सीक्वेंस लें जिसकी लिमिट ए फाइनाइट क्वांटिटी ना आए। तो ये चीज़ आपको समझना है भाई, ये तभी आप समझ सकते हो जब आपने बेसिक अच्छे से पढ़ा है, तभी समझ सकते हो। तो यहाँ पे 1/n नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, n ले लो, चाहे आप n+1 ले लो, चाहे 2n+5 ले लो, चाहे 2n-1 ले लो, ठीक है। अब इसकी हम क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे। तो नाउ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn, यहाँ पे xn की वैल्यू n है, उठा लेते हैं, n टेंस टू इनफाइनाइट n रखो। तो मेरे प्यारे बच्चों इनफाइनाइट आ गया, ए फाइनाइट क्वांटिटी नहीं है। तो यहाँ पे लिख दो हैंस करके xn, ये जो आपने सीक्वेंस लिया है ना xn, ये क्या हो गया, इज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, अच्छे से पढ़ना है, 1 बाय 1 लाइन आपको समझाएंगे। ऐसा नहीं है कि आइए हमने रटा है आप भी रटिए, मैं रटवाता नहीं हूँ, रटवाते कौन है, जो 50 रुपए के टीचर होते हैं वही रटवाते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि पूरे यूट्यूब की अगर बात करें 95% 50 रुपए के टीचर हैं। पिछली क्लास में भी हमने बोला था और इस क्लास में भी बोल रहे हैं, और जब तक पढ़ाते रहेंगे तब तक हम बोलते रहेंगे। ये चीज़ आपको पता है, नहीं तो आप लोग BSc सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, कौन टीचर पढ़ा रहा है कौन नहीं पढ़ा रहा है। 2 क्वेश्चन लाएंगे, बताएंगे, चले जाएंगे। हम यहाँ पर आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करो, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे तो नोटिफिकेशन रैपिड फायर की तरह आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन धीरे धीरे आए, जैसे ही क्लास आए वैसे ही नोटिफिकेशन आएगा। तो एक काम और करना है मेरे प्यारे बच्चों, मैथ भाई मानव सर, मैथ भाई मानव सर, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ये भी चैनल मेरा ही है। तो मैथ भाई मानव सर, गर्दा यहाँ पर भी उड़ रहा है और गर्दा वाईफाई सक्सेस क्लासेस पर भी उड़ रहा है, उड़ाएंगे भाई जब तक पढ़ाएंगे। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है जिन बच्चों ने नहीं किया है, ठीक है। क्या पता 2-1 दिन में इस चैनल पर आपको हम इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ाएं, क्योंकि पेपर तो पास में है ना, पेपर जो है पास में है, तो इंटीग्रल कैलकुलस शायद इस चैनल पर चल सकती है। तो भाई कर लेना, क्या पता हम चलाने लगें, तो वो तो आपके ऊपर है। पढ़ोगे तो भाई करोगे, नहीं पढ़ोगे तो सब्सक्राइब नहीं करोगे। तो ये चीज़ आपको करना है। इंटीग्रल कैलकुलस जो है पढ़ा देंगे मैथ भाई मानव सर चैनल पे, क्योंकि पेपर पास आ गए हैं। अगर हम इस चैनल पर डिफरेंशियल कैलकुलस चला रहे हैं तो बच्चों ने कमेंट की थी कि सर हो ही नहीं पाएगा सिलेबस, तो हमने सोचा 1 आध दिन में चला देंगे, दिक्कत नहीं आएगी। पहले देख लेते हैं कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट करके बताते हैं। कुछ बच्चे करते हैं कमेंट, और हमें नहीं लगता जितने बच्चे वीडियो को वॉच करते हैं कमेंट या फिर लाइक नहीं करते हैं। कर दिया करो भाई, लाइक कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, दिक्कत क्या है, मेहनत कर रहे हैं भाई। सेकंड वाले पार्ट में बोला है, अब आ जाइए वापस। सेकंड वाले पार्ट में बोला गया गिव 3 एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पे 3 एग्जाम्पल आपको देना है, और कहा गया है मतलब एग्जाम्पल सीक्वेंस के ही देना है। और यहाँ पे कहा गया है बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट, तो वो सीक्वेंस जो आप बताओगे वो बाउंडेड तो हो लेकिन कन्वर्जेंट ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें कन्वर्जेंट की, तो कन्वर्जेंट ना हो, अभी फर्स्ट वाले पार्ट में आपको बताया था कि फाइनाइट क्वांटिटी ना आए, ठीक है। तो ये एक बात याद रखना है, जब भी आपको बाउंडेड सीक्वेंस बताना हो तो -1 की पावर n इस तरीके से आपको
एग्जाम्पल देना है। ये बाउंडेड बता देता है, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है। -1 की पावर n कर लो, या फिर यहाँ पे 2n ऐसे करके, या फिर -1 की पावर n -1 कर लो। मतलब कितने एग्जाम्पल बताए गए थे? 3 एग्जाम्पल बताए गए थे कि आपको देना है। तो ये तीनों हो गए। अब 1 बाय 1 आपको बताते हैं। यहाँ पर a डाल देते हैं पार्ट और लेट कर लेते हैं सीक्वेंस xn इक्वल -1 की पावर n, ठीक है। ये सीक्वेंस हमने क्या कर लिया? लेट कर लिया। अब इसे ओपन करेंगे। पहले हमको क्या बताना है? बाउंडेड। देखो यहाँ पे बाउंडेड लिखा, पहले बाउंडेड बताना है, उसके बाद नॉट कन्वर्जेंट बताना है। तो ओपन करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? एक मैपिंग की पड़ती है, और मैपिंग ये फिक्स है सीक्वेंस में, यहाँ पे n और यहाँ पे r। तो जो भी स्मॉल n की वैल्यू डाली जाती है कैपिटल n से डाली जाती है। तो n की वैल्यू जब 1 डालेंगे तो पावर क्या मिलेगी? ऑड मिलेगी, -1 छोड़ेगा, ठीक है। जब 2 डालेंगे तो पावर इवन मिलेगी, प्लस छोड़ेगा। 3 डालेंगे -1 देगा, 4 डालेंगे +1 देगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बाउंडेड में आपको पता है ये कंडीशन आपने याद की थी, लोअर बाउंड अपर बाउंड। ये एक्सरसाइज 1.1 की कहानी है। अगर एक्सरसाइज 1.1 भी आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की है, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी, लिंक भी दे देंगे। एक्सरसाइज 1.1, 1.2 दोनों का दे देंगे, और ये एक्सरसाइज 1.3 चल रही है। तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड यहाँ पर देखना है। सबसे छोटा यहाँ पर लिखना है और सबसे बड़ा इस तरफ लिखना है। तो यहाँ पे चूंकि xn लेस देन इक्वल, सबसे छोटा -1 है, सबसे बड़ा 1 है, ठीक है। ये हो गया ये, और ये हो गया ये। तो बोलते हैं इसको लोअर बाउंड, इसे बोलते हैं अपर बाउंड। तो मेरे प्यारे बच्चों, लोअर बाउंड और जब अपर बाउंड सीक्वेंस में पता चल जाए तो वो सीक्वेंस कैसा होता है? बाउंडेड होता है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है xn इज बाउंडेड, ठीक है। अब देखो इसी सीक्वेंस को बताना है आपको नॉट कन्वर्जेंट। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको लिमिट निकालना है। तो लिमिट निकालना है ये तो आपको पता ही है, लेकिन किस टाइप के क्वेश्चन हैं आपको समझना है। जैसे ये टाइप है -1 की पावर n। तो जब -1 की पावर टर्म ऑफ n हो, तो हमने बेसिक में आपको बताया था कि किस फार्मूले का यूज होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं वी नो दैट, यहाँ पे लिख देते हैं किस फार्मूले का यूज होता है जब -1 की पावर में n टर्म अगर पावर है, n टर्म में, ठीक है। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पर अगर xn है तो आपको xn लिखना है। अगर मेरे प्यारे बच्चों सीक्वेंस में sn होता, ठीक है, यहाँ पर सीक्वेंस sn होता तो यहाँ पे sn लिखते। हमने जो फार्मूला बताया था बेसिक में तो sn से बताया था, लेकिन यहाँ पे xn है तो xn आपको लेना है, यहाँ पे 2n लेना है, और यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x 2n + 1, मतलब ये इवन है, ये ऑड है। तो इवन और ऑड ये रूल इसलिए यूज करेंगे क्योंकि आपको पता है इवन पे प्लस देता है और ऑड पे माइनस देता है, ठीक है। आपने अच्छे समझ लिया है कि इस टाइप के क्वेश्चन कहीं आपको दिख जाएं, चाहे क्वेश्चन हो एक्सरसाइज के, चाहे एग्जाम्पल हो, तो आपको ये रूल यूज करना है। अब बात करेंगे xn की। मेरे पास xn है -1 की पावर n। अब आपको क्या चाहिए? x2n चाहिए, क्योंकि x2n की जब वैल्यू पता चलेगी तभी तो इसकी लिमिट निकालोगे। और एक बात याद रखना, अगर इसकी आंसर शीट इसकी आंसर शीट सेम आती है, जैसे इन दोनों की आंसर शीट जैसे 5 है, तो इस सीक्वेंस की आंसर शीट क्या हो जाएगी? क्योंकि ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे, तो इसकी आंसर शीट क्या हो जाएगी? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 5 ही हो जाएगी। तो जो इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट होगी दोनों की, वही इसकी होगी, लेकिन इन दोनों की आंसर शीट सेम आना चाहिए, सेम, अलग अलग नहीं आना चाहिए, सेम आना चाहिए। और अलग अलग अगर आए तो ये सीक्वेंस क्या होगा? नॉट कन्वर्जेंट। तो हमको बताया गया नॉट कन्वर्जेंट बताइए। तो नॉट कन्वर्जेंट में
इसकी आंसर शीट निकालेंगे और इसकी निकालेंगे, अलग अलग आएगी, तभी तो हो पाएगा सीक्वेंस नॉट कन्वर्जेंट। तो हमने क्या किया, xn लिखा है यहाँ से देख के, अब हमको चाहिए x to n, तभी तो आप लिमिट निकाल सकते हो। तो x to n, जहाँ जहाँ n है आपको कितना रखना है, 2n रखना है, ठीक है। अब आपको पता है अगर -1 की पावर ऐसे दे दो, ठीक है, और इसे ऊपर लिख दो, क्योंकि पावर का पावर में इनटू होता है, घात की घात में गुणा हो जाता है, तो उसको अलग भी कर सकते हैं। -1 की पावर अगर इवन है तो प्लस देता है, तो आपको पता है ये तो 1 देगा। 1 की पावर चाहे जितनी हो 1 ही आता है, लेकिन 1 की पावर इनफाइनाइट ना हो। हमने बोला है 1 की पावर चाहे जितनी हो 1 देता है, लेकिन 1 की पावर इनफाइनाइट ना हो, क्योंकि ये बन जाती है इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या बन जाती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। हाँ, अब बात करेंगे हम आपसे, इतना आया है, अब इसकी लिमिट निकाल दो। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x to n, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1, दोनों साइड आपको लिमिट ले लेना है n टेंस टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पर 1 है, n नहीं है, तो लिमिट का यूज नहीं होगा, तो आंसर शीट कितनी आ गई, 1 आ गई। इसे इक्वेशन डाल दो फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन डाल दिया आपने फर्स्ट। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे, इसको हम रफ करते हैं। अब आपको यहाँ पे x to n + 1 की वैल्यू निकाल लेना है। यहाँ पे रखो -1 की पावर 2n + 1। अब पावर को ब्रेक आपको करना है, देखो कैसे, -1 की पावर 2n इंटू में -1 की पावर 1, तो आपको पता है इसकी वैल्यू यहाँ से सॉल्व की कितनी आई थी, 1, तो 1 लिख दो। और यहाँ से -1 की पावर 1 है तो -1 देगा, तो -1 x to n + 1 की आंसर शीट निकली है। अब आपको क्या करना है, लिमिट ले लेना है दोनों साइड में, इतना नोट करो। अब बताते हैं आपको इसके आगे, देखो यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x to n + 1 इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट -1। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे n नहीं है, तो लिमिट ऑटोमेटिक हट जाएगी, क्योंकि n टेंस टू इनफाइनाइट मीन्स है n की वैल्यू हम तभी रख सकते हैं इनफाइनाइट जब यहाँ पे n हो, n नहीं है तो लिमिट ऑटोमेटिक हट जाएगी। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x to n + 1 -1 आंसर शीट है। इसे इक्वेशन सेकंड डाल दो, और इक्वेशन फर्स्ट की आंसर शीट 1 है और इसकी -1 है, तो इन दोनों की आंसर शीट इक्वल नहीं है, तो सीक्वेंस xn की लिमिट क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। देखो कैसे लिखोगे, बताते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, इसको हम रफ कर देते हैं। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x to n की आंसर शीट इक्वल नहीं है n टेंस टू इनफाइनाइट और x to n + 1। अब आपको लिख लेना है xn की लिमिट, देन लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और xn, तो क्या लिखना है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो xn क्या हो गया, सीक्वेंस नॉट कन्वर्जेंट। तो आपको हैंस करके यहाँ पे लिख देना है। पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं xn इज नॉट कन्वर्जेंट। क्या लिखना है, नॉट कन्वर्जेंट। अब आपको टोटल लिखना है, जैसे बाउंडेड अलग निकाला था और ये नॉट कन्वर्जेंट अलग निकाला। अब हैंस डालने के बाद में टोटल का मतलब है कि बाउंडेड और नॉट कन्वर्जेंट को एक साथ लिखना है। हैंस का मतलब यही होता है कि कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा लिखा है वैसा ही आप लोग लिख लो xn। अब देखो कहाँ से नोट करना है, यहाँ से नोट करना है। आर बाउंडेड, आर
बाउंडेड पे लिखा है बट नॉट, जैसा लिखा वैसा लिखो, बट नॉट कन्वर्जेंट, बट नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पार्ट की बात करेंगे, जल्दी इतना नोट करो भाई। थोड़ा रैपिड फाइल ले लेते हैं इसको, क्योंकि अगर धीरे धीरे जो है काम चलेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना, और टाइम भी आप लोगों का ख़राब भी हो जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा रैपिड फायर। ये थर्ड यहाँ पे आ जाता है, और पढ़ लेते हैं पहले। गिव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बताना है किसका, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस का। एक एग्जाम्पल बताना है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस का विच इज कन्वर्जेंट। मेरे प्यारे बच्चों, कन्वर्जेंट हो। अब देखो हम आपको बताते हैं टोटल। जैसे एक्सरसाइज अगर हम 1.1 की बात करें तो हमने आपको बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव के बारे में बताया था। तो हम बताते हैं इंक्रीजिंग सीक्वेंस और बाउंडेड बिलो के बारे में, दोनों एक ही काम करते हैं। जैसे इंक्रीजिंग सीक्वेंस की बात करें, इंक्रीजिंग सीक्वेंस की बात करें या फिर बाउंडेड बिलो की बात करें, जब आपको इसका एग्जाम्पल देना हो या फिर इसका, तो आपको किस तरीके से सीक्वेंस लेना है वही हम आपको बता रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे सीक्वेंस एक्शन ले लो, सीक्वेंस xn+1 ले लो, सीक्वेंस 2n+1 ले लो। ठीक है, मतलब प्लस में ही आपको लेना है। ये चीज़ हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 में बताई थी कि बाउंडेड बिलो में इस टाइप से आपको एग्जाम्पल लेना है। जो बाउंडेड बिलो में एग्जाम्पल लिए जाते हैं वही इंक्रीजिंग सीक्वेंस में लिए जाते हैं। 2n और प्लस का 5 कर लो ऐसे करके, या आपको ले लेना है, बहुत सारे हैं तो बता देंगे, बहुत सारे, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों ही टर्म आपको पॉजिटिव रखना है, जैसे ये भी ये और ये, यहाँ पर भी हम ले लेते हैं ऐसे करके। और एक अलग से ये ध्यान रखना है, बाकी ये एक जैसा काम करते हैं, ये थोड़ा अलग काम करता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये छोड़ो, ये वाला ध्यान रखना है, n/n+1, ये वाला ध्यान रखना है। वो भी बताएंगे वो किस में काम करेगा। तो इस टाइप के एग्जाम्पल और ये अकेला, तो क्या काम करेंगे ये बताते हैं। सीक्वेंस को इंक्रीजिंग बताते हैं, ये जितने हमने लिखे हैं यहाँ पर और यहाँ पर। बाउंडेड बिलो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, लोअर बाउंड अगर निकालोगे, जैसे इसको ओपन करोगे तो आपको मिल जाएगा लोअर बाउंड, सबसे छोटा, जितने हैं सबसे छोटा मिल जाएगा। समझ गए? अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी भी एग्जाम्पल आपको देना हो, मेरे पास बहुत सारे सीक्वेंस हैं, इंक्रीजिंग या बाउंडेड बिलो की बात करें तो प्लस वाले एग्जाम्पल आपको बताना है। तो यहाँ पर बोला गया है इंक्रीजिंग सीक्वेंस और कन्वर्जेंट। अगर आपने लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर इसकी निकाली, मतलब ये जो कैद है ना, ये कैद करके रखे हैं, अगर इनमें से कोई निकालो तो क्या देगा? इनफाइनाइट देगा। लेकिन यहाँ पर बोला है कि कन्वर्जेंट आपको बताना है, तो ये तो हो जाएगा डाइवर्जेंट, क्योंकि डाइवर्जेंट में ही आपको पता है प्लस इनफाइनाइट दे दे या फिर माइनस इनफाइनाइट दे दे सीक्वेंस की जब लिमिट निकालेंगे, या फिर प्लस इनफाइनाइट दे दे या फिर माइनस इनफाइनाइट, तो वो सीक्वेंस क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। तो इनको छोड़ो, इसको पकड़ो, तभी बोला है इनको और इसको अलग रखना है, क्योंकि ये जब लिमिट निकालते हैं कुछ और बताते हैं, और इसकी जब लिमिट निकालते हैं तो ये हमेशा फाइनाइट क्वांटिटी बताता है। तो जब भी कन्वर्जेंट की बात करें, जब आपसे बोल दे कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस लो और कन्वर्जेंट हो, तब आपको ये चीज़ पकड़नी है, ये चीज़, ये वाले नहीं पकड़ना है, क्योंकि ये इनफाइनाइट दे देते हैं। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए, तभी बनोगे मेरी तरह बनोगे भाई। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे xn
n अपॉन n प्लस 1, ठीक है। ये हमने लिया है एक सीक्वेंस। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या नहीं तो चेक कर लो भाई। n की वैल्यू डालना है कैपिटल N से, डाल दो भाई कैपिटल N से। 1 डालेंगे 1/2 मिले, 2 डालेंगे तो इतना मिले, 3 डालेंगे इतना मिले। डेसिमल में चेंज करो भाई। मतलब इंक्रीजिंग का मतलब होता है टर्म को आगे बढ़ना, मतलब छोटा बड़ा फिर बड़ा ऐसे करके। तो देखना है यहाँ पे क्या आएगा, 0.5, 0.6, 0.7, देख लो बराबर मिल रहे हैं। इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, तो ये इंक्रीजिंग है। मीन्स मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बोलो या फिर इंक्रीजिंग सीक्वेंस बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अब इसी को हमको क्या बताना है, कन्वर्जेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर चाहो तो यहाँ पे लिख लो एक्शन क्या है, एज मोनोटोनिक। मोनोटोनिक MI से भी लिख सकते हो शॉर्ट में, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, शॉर्ट में लिख लो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब हमें क्या करना है, लिमिट बताना है। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn यहाँ से उठा लो। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n अपॉन n प्लस 1। अब मेरे प्यारे बच्चों लिमिट अगर सॉल्व करोगे तो इसके 2 टाइप हैं। एक तो फॉर्म बनेगी इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, ठीक है। एक तो फॉर्म बनेगी यहाँ पे, तब आपको डिफरेंशिएट का यूज करना है या फिर हाईएस्ट पावर कॉमन लेना है। जैसे आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है 0/0 फॉर्म में या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म में, न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएट करना पड़ता है, डिनोमिनेटर का अलग करना पड़ता है। ऐसे ही सेम रूल ये है कि जब इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म मिल जाए तो न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं। लेकिन क्या लेते हैं, यहाँ पर जो वेरिएबल होता है वही आपको लेना है, उसी के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट भी होता है। तो 2 तरीके हैं, अगर चाहो तो डिफरेंशिएट से कर लो या फिर हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, उससे भी आंसर शीट आएगी, सेम आती है। तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे n का 1 हो जाएगा, इसका 1 और नीचे सेकेंड टर्म में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही तरीके हम आपको बता देंगे। पहला ये है कि इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म मिल जाए तो एल हॉस्पिटल यूज कर लो। अब देखो यहाँ पे 1, इसके आंसर शीट क्या है 1, तो ए फाइनाइट क्वांटिटी आ गई। क्या आ गई, ए फाइनाइट क्वांटिटी। तो जब भी ए फाइनाइट क्वांटिटी आ जाती है लिमिट की n टेंस टू इनफाइनाइट पे, वो सीक्वेंस कैसा होता है, कन्वर्जेंट होता है। तो इम्प्लाई दैट करके लिख लो, हैंस एक्शन इज कन्वर्जेंट। सीक्वेंस क्या हो गया, कन्वर्जेंट। अब मिक्स करके चाहो तो मिक्स करके लिख लो। मिक्स करके कैसे लिखोगे, देखो हैंस एक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, या फिर इतना ही रहने दो क्योंकि आपको पता ही है कि हमको ये बताना था कन्वर्जेंट। ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस आपको लेना चाहिए था तो वो पहले ही ले लिया था, ठीक है। इतना ही रखो, जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस था वो कन्वर्जेंट है, ठीक है। चाहो तो यहाँ पर हैंस लिख लो। हैंस का मतलब होता है कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। समझ में आ गया होगा जो चीज़ हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, ठीक है। नोट कर लो। अब बात करेंगे 4th वाले की। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना, हम बता देंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन बनाया ही नहीं गया है जिसके बारे में हम आपको बताएं ना। एक एग्जांपल लिया है, ठीक है, हो गया भाई। अब नेक्स्ट जो है 4th पार्ट की बात करेंगे। देख लो 4th पार्ट में क्या बोला गया है। 4th पार्ट में ये बोला गया है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज नॉट कन्वर्जेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको नॉट कन्वर्जेंट बताना है, ठीक है।
और यहाँ पर बोला गया है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। बताते हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, देखो कैसे है। अगर बात करें मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस के तो शॉर्ट में लिख लो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और बात करें हम इसकी बाउंडेड एबव की, तो ये चीज़ हमने एक्सरसाइज 1.1 में आपको पढ़ाई थी, और ये जो है एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ाई थी। तो अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस की बात करें या फिर बाउंडेड एबव की बात करें, एग्जाम्पल आपको सेम लेना है। यहाँ पर क्या होता है, माइनस का n ऐसे करके, ठीक है, निगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निगेटिव। -2n प्लस का 5 ETC लिख देते हैं, समझ गए। मतलब अभी इससे पहले जो हमने आपको बताया उसमें प्लस था, तो वो अलग से ध्यान रखना है कि प्लस के टर्म किस में लिए जाएंगे और माइनस के टर्म किस में लिए जाएंगे। तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस में आपको एग्जांपल बताना है तो नेगेटिव के टर्म आपको लेना है, चाहे 2 लो चाहे 1 लो। और बाउंडेड एबव की बात करें तो बाउंडेड एबव में भी आपको यही लेना है, लेकिन एक अलग से ये ध्यान रखना है, जैसे अभी उससे पहले बताया था एक अलग से ध्यान रखना है, इसमें भी आपको अलग से ध्यान रखना है। ये लिमिट कुछ और बताते हैं, ये लिमिट कुछ और बताते हैं। लेकिन अगर बात करें बाउंडेड एबव की या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस की, तो ये भी बताएगा और ये भी बताएगा, ठीक है। लिमिट की जब बात करेंगे तो इसकी लिमिट कुछ और आएगी, इसकी लिमिट कुछ और निकलेगी। अगर डायरेक्ट निकालें इसकी माइनस इनफाइनाइट निकलेगी, किसी की निकालो इसकी निकलेगी 0। तो अगर नॉट कन्वर्जेंट कह देता तो इसमें से हम कोई एग्जांपल ले लेते। उसने बोला है नॉट कन्वर्जेंट ही बोला है, तो नॉट कन्वर्जेंट में यही लेना है। अगर बोलता कन्वर्जेंट, बोलता प्रूव करना है कन्वर्जेंट, तो हम ये लेते हैं, क्योंकि n टेंस टू इनफाइनाइट पे इसकी लिमिट 0 हो जाती है। ये चीज़ आपको समझना है। बहुत सारे एग्जांपल बता देते हैं जिससे अटकोगे नहीं। हम वो टीचर नहीं है, एक क्वेश्चन है उसी के रिलेटिव एक एग्जांपल ठोक दिया और बस आप रट रहे हो। रटना नहीं है भाई, वो 50 रुपये के टीचर होते हैं जो रटवाते हैं, मैं रटवाता नहीं हूँ। तो आपको समझना है कि अगर कन्वर्जेंट हमको प्रूव करना हो या बताना हो तो उस हिसाब से आपको सीक्वेंस लेना है, लेट करना है। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए भाई। तो लेट एक्शन, चलो भाई नॉट कन्वर्जेंट, तो नेगेटिव का n ले लो भाई, ठीक है। और बात करेंगे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस की। अगर ओपन करोगे तो मिलेगा भाई 1 रखोगे -1 मिलेगा, 2 रखोगे -2 मिलेगा, 3 रखोगे -3 मिलेगा। समझ गए। मतलब इसमें क्या होता है, घटते हुए टर्म, घटते हुए, तो घटते हुए टर्म आपको पता है। इसकी अगर बात करें -1 से -2 छोटा है, -2 से -3 छोटा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। मोनोटोनिक क्या है, डिक्रीजिंग है ये, क्योंकि घट रहे हैं टर्म। हमको बताना है नॉट कन्वर्जेंट, लिमिट निकाल दो भाई। तो यहाँ पे लिख दो पहले एक्शन क्या है, यहाँ पे इसके लिए लिख दो भाई। जैसे आपने एक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस लिया है, लिख भी दो एक्शन इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस आपने यहाँ पे लेट किया है, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एक्शन, चलो भाई लिमिट की वैल्यू निकालते हैं। तो -n जब डालेंगे, ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू, तो लिमिट की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, n टेंस टू इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट देगा, ठीक है। तो माइनस इनफाइनाइट पे सीक्वेंस क्या बताएगा, डाइवर्जेंट। भाई ये बेसिक में हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे हैंस करके लिख दो, हैंस एक्शन इज डाइवर्जेंट बताएगा, तो बोलते हैं नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, बात करी थी हमने सेकंड वाले की, इसमें हमने 3 एग्जाम्पल लिए थे, एक एग्जाम्पल करके दिखाया था, जो 2 थे वो अपने आप कर लेते थे, इसीलिए हमने छोड़ दिए थे।
ठीक है, और भी क्वेश्चन है इसके आगे, इतना नोट करो फिर बताते हैं आगे। अब आपको क्वेश्चन 6 का पहला पार्ट देख लेना है। यहाँ पर बताया गया है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज, ए वाले पार्ट में बोला गया है कन्वर्जेंट और बी वाले पार्ट में बोला गया है डाइवर्जेंट। समझा देते हैं, आपको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस लेना है और बताना है ए पार्ट में कन्वर्जेंट और बी पार्ट में डाइवर्जेंट। मुश्किल कहाँ पे है? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस आपको लेना है। अभी हमने क्वेश्चन 5 में आपको बताया था जब उसके पार्ट सॉल्व करवा रहे थे, फिर रिपीट कर देते हैं क्योंकि आपको पता ही है मैथ में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बुद्धि में चीज़ें बस जाती हैं। बसाते हैं, अगर हम बात करें इंक्रीजिंग सीक्वेंस की, इंक्रीजिंग सीक्वेंस की अगर हम बात करें, ये आपने पढ़ा है एक्सरसाइज 1.2। अगर हम बात करें बाउंडेड बिलो की, ये आपने पढ़ा है एक्सरसाइज 1.1 में। मेरे प्यारे बच्चों, आपको 2 टर्म ले लेना है या फिर सिंगल टर्म ले लेना है, ठीक है। 3n प्लस का 5 या 5n प्लस का 1 etc। मतलब सीक्वेंस में सिंगल टर्म या फिर 2 टर्म आपको लेना है न्यूमरेटर में, वो भी पॉजिटिव। तो ये जो एग्जाम्पल हैं एक ही कैटेगरी के हैं। एक अलग से हमने आपको बताया था n अपॉन n प्लस 1, ठीक है, ये अलग से आपको ध्यान रखना है। तो बाउंडेड बिलो की बात हो चाहे इंक्रीजिंग सीक्वेंस की बात हो, तो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इनको उठाना है। इनको अलग किया, इसको अलग किया, क्यों किया हम आपको बताते हैं। अगर आपको कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट के बारे में बताना पड़े तो ये जो बताएंगे एग्जाम्पल, ये डाइवर्जेंट बताएंगे, क्योंकि जब लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे वैल्यू निकालोगे तो ये या इसमें से कोई सा क्या बताएंगे, इनफाइनाइट बताएंगे, और इनफाइनाइट पे क्या होगा, डाइवर्जेंट। अगर इसको लेंगे, ये फाइनाइट क्वांटिटी निकालता है, फाइनाइट क्वांटिटी निकालता है तो ये कन्वर्जेंट बताता है। तो हिसाब से आपको लेना है। क्वेश्चन 5 में भी हम बता चुके हैं, लेकिन हमने सोचा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाए उतना ही बुद्धि में बसता है, जल्दी बसता है। तो बात करें ए वाले पार्ट में, तो कन्वर्जेंट बताना है, तो कन्वर्जेंट के लिए एक एग्जाम्पल ये उठा लेना है। ये है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के ही एग्जाम्पल। अगर हम बी वाले पार्ट की बात करें डाइवर्जेंट, तो इनमें से आपको कोई सा एक उठा लेना है। ये हम वादा कर रहे हैं आपसे, पूरे यूट्यूब पे अगर कोई बता दे, जैसे ये चीज़ हम बता रहे हैं, भाई पढ़ाना छोड़ देंगे। बार बार हर क्लास में हम आपको बताते हैं कि जो यूट्यूब का खेल है भाई, 95% टीचर 50 रुपए के हैं, और वो मेरे सामने आए, वो जो टीचर कहें मैं इस कैटेगरी में नहीं आता हूँ, तो हम उसको बताएं कि आपकी पढ़ाई जो है मेरे आगे पीछे घूमती है, जैसा आप पढ़ाते हो। हमने आपको जो चीज़ें बताई हैं भाई, अगर दिमाग में डालते हो तो कहीं नहीं अटकोगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये मेरा वादा भी है आपसे। एक्सपीरियंस तो है लेकिन वादा भी करते हैं आपसे। तो आपने समझ लिया है कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस की बात आए तो सर ने बता दिया है, उसके हिसाब से हमको करना है काम। तो सॉल्व क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट। तो ए वाले पार्ट में कन्वर्जेंट बताना है, तो सीक्वेंस लेट कर लेना है n अपॉन n प्लस 1, ठीक है। चाहो तो ओपन कर लो, ओपन करने से मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस पता चल जाएगा। ओपन इसलिए करवाते हैं, बाय चांस किसी टीचर ने कॉपी चेक की तो उसको पता चल जाएगा कि जो हमने सीक्वेंस लेट किया है वो यही है,
मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो इसीलिए ओपन करवाते हैं, वैसे कोई बात नहीं है। n की वैल्यू 1 डालेंगे तो 1/2, 2 डालेंगे 2/3, 3 डालेंगे तो 3/4। ये टर्म क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है इंक्रीजिंग, छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तब तो समझ जाओगे। 0.5 डिवाइड लगाओ 0.6 डिवाइड लगाओ 0.7। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है पॉइंट के बाद। तो ये टर्म जो है सीक्वेंस के वो इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहे हैं, ये क्या है, अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो ये है एज मोनोटोनिक, शॉर्ट में MI लिख दो, ठीक है। ये जो सीक्वेंस आपने लेट किया है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस लेट किया है। इसलिए बता दिया कि बाय चांस टीचर नहीं समझ पा रहा है, जो कॉपी चेक करेगा जानकारी के लिए। अब हमें क्या करना है, लिमिट निकालना है। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn क्या है, n/n+1, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहला तरीका तो बता ही दिया था, दूसरा तरीका देख लो कि फॉर्म बनी है यहाँ पे इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, ठीक है, बन गई। तो कोफिशिएंट आपको लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, कोफिशिएंट का मतलब ये है कि आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी है। तो ऊपर सिंगल टर्म ऐसे लिखो, नीचे ले लो। तो ये सेकंड रूल है, जब n टेंस टू इनफाइनाइट है, ये केवल काम करता है लिमिट टेंस टू इनफाइनाइट पे, और अदर लिमिट पर ये काम नहीं करेगा। जो रूल आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, ये भी बुद्धि में डालना है, नहीं तो गलती कर लोगे, कुछ नहीं नतीजा हल होगा। तो 1/1 प्लस इतना, अब क्या करना है, लिमिट की वैल्यू डाल दो। तो 1/1 प्लस यहाँ पे डालोगे 1/∞ 0, सॉल्व करेंगे 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आंसर शीट निकली है ए फाइनाइट क्वांटिटी, तो आपको पता है जब सीक्वेंस की लिमिट निकालते हैं n टेंस टू इनफाइनाइट पे, अगर ए फाइनाइट क्वांटिटी आंसर शीट आती है तो सीक्वेंस कैसा होगा, कन्वर्जेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, हैंस xn क्या हो गया, इज कन्वर्जेंट। ए पार्ट हो गया कंप्लीट। अब बताएंगे बी पार्ट को कैसे करना है। आपको पहले ही जानकारी दे दी है, दिक्कत नहीं आएगी, नोट करते रहना है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मेरे प्यारे बच्चों हम समझा ना पाएँ। गर्दा तो उड़ेगा, हर एक क्वेश्चन का उड़ेगा। तभी बोलते हैं जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, बताएंगे आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन। तो बी वाले पार्ट में आपको पॉजिटिव का सिंगल टर्म ले लेना है या 2 टर्म ले लेना है, लेकिन पॉजिटिव लेना है। चलो यहाँ ले लिया, ओपन करेंगे, 1 डालेंगे, फिर 2 डालेंगे, ऐसे करके डालते रहेंगे। ये क्या आ गया, 1 से ग्रेटर 2 है, 2 से ग्रेटर 3 है, ये बोलेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। दैट इज xn इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। ये बता दिया, वैसे तो पता ही है डायरेक्ट। अब आपको क्या करना है, लिमिट निकालना है। आपने लिमिट निकाली, n टेंस टू इनफाइनाइट xn इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn की वैल्यू n डाल दो वैल्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों, डाइवर्जेंट के लिए क्या होता है, या तो प्लस इनफाइनाइट आ जाए या माइनस इनफाइनाइट आ जाए, ठीक है। बी वाला पार्ट हो गया। तो हैंस xn इज डाइवर्जेंट, xn हो गया डाइवर्जेंट। तो क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों सॉल्व हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ये बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। अब आपको देख लेना है क्वेश्चन नेक्स्ट 7 का फर्स्ट पार्ट।
7 का फर्स्ट पार्ट बताया गया, प्रूव दैट इतना इक्वल इतना। ठीक है, आपको LHS ले लेना है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट फैक्टोरियल n अपॉन n, इस न्यूमरेटर की पावर है इतनी और अपॉन में n। ठीक है, हमने आपको बताया था जब भी सीक्वेंस आपको मिल जाए फैक्टोरियल में या फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन, तो लिमिट का एक फार्मूला बताया था आपको कि इसी से आपको वैल्यू निकालना है। बेसिक में पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था, बेसिक जरूर आपको कंप्लीट करना है। ये वाला ये लगाना है रूल, क्योंकि यहाँ पे 1/n पावर भी मिली है, तो होल पावर बनाने के लिए कैसे करना, क्योंकि यहाँ पे होल पावर है तो होल पावर हमें चाहिए। तो फैक्टोरियल n हमने क्या कर दिया, इसमें n का इंटू किया पावर में और डिवाइड किया, तो डिवाइड वाला ऊपर चला गया, होल पावर बन गया। ठीक है, अब आपको बताते हैं, अगर ये पावर इसको देंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसको देंगे तो n से n कट जाएगी, इतना मिल जाएगा। देखो होल पावर बन गई, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों xn आएगा। ठीक है, देखो होल पावर मिल गई। अब जो यहाँ पे जो है मेरे पास और यहाँ पर जो है ये क्या है, xn है। ठीक है, अब xn और यहाँ पे क्या है, xn प्लस 1, तो वैल्यू तो निकालना पड़ेगी आपको। देखो कैसे, हम आपको बताते हैं। वी नो दैट आपको लिख लेना है, पहले क्या लिख लेना है, वी नो दैट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, यही नोट करो भाई, जो याद है आपको बेसिक में बताया था, n टेंस टू इनफाइनाइट xn प्लस 1/xn। ठीक है, तो देख लो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो आपने जब मैचिंग की यहाँ से और यहाँ से तो xn मिल गया। अब क्या करना, xn नीचे तो सेम टू सेम रख लो, फैक्टोरियल n, पावर से कोई मतलब नहीं क्योंकि पावर इसने एक्सेप्ट कर लिया, अंदर वाले से मतलब है। तो जहाँ जहाँ n है आपको कितना रखना है, n प्लस 1 ऊपर, लेकिन xn नोट करो जैसा है वैसा नोट करो। ठीक है, n प्लस 1 और अपॉन में यहाँ पर जब रखोगे तो n प्लस 1 की होल पावर कितनी मिल जाएगी, n प्लस 1। अब नीचे ऊपर कर लो, ये नीचे आएगा, ये सबसे ऊपर चला जाएगा। पहले ऊपर नीचे कर लो, फिर सिंप्लीफाई करेंगे। देख लो नेक्स्ट लाइन थोड़ा इस साइड लिखते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो ये ऊपर जाएगा n की पावर n और फैक्टोरियल n प्लस 1, ये नीचे आएगा तो फैक्टोरियल n और n प्लस 1 की होल पावर n प्लस 1। अब देखो जैसे n प्लस 1 है और यहाँ पे n है, तो मैचिंग करना है, फैक्टोरियल की अलग करो मैचिंग, और जिसमें फैक्टोरियल नहीं है उसकी मैचिंग अलग करो, कैंसिल करना है। तो n प्लस 1 को बाहर निकालेंगे तो फैक्टोरियल n आएगा, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा। जब भी फैक्टोरियल की बात आए हमेशा ग्रेटर ही बाहर निकाला जाता है, जैसे ये ग्रेटर है ये लेस है तो ग्रेटर ही आपको निकालना, चाहे फर्स्ट ईयर की बात हो चाहे 12th की बात हो, कहीं आपको फैक्टोरियल सॉल्व करना हो तो ये एक रूल आपको ध्यान रखना जो बताते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और इसकी बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो n की पावर n है, ठीक है, ये तभी सिंप्लीफाई हो पाएगा जब इसे बाहर निकालोगे। ठीक है, और n प्लस 1 आएगा और n प्लस 1 से सॉल्व हो जाएगा, तो इसे ऐसे रखो। ठीक है, n प्लस 1 बाहर निकालेंगे तो फैक्टोरियल n यहाँ पे आ जाओ, फैक्टोरियल n यहाँ पे क्या होगा, n प्लस 1 की होल पावर n और n प्लस 1, पावर क्या थी, प्लस थी, तो आपको पता है इसे ब्रेक कर सकते हैं, तो ब्रेक कर लिया, पावर n अलग लिख ली, 1 अलग लिख ली, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये। अब ये n की पावर n और यहाँ पर n प्लस 1 की होल पावर n है। तो मेरे प्यारे बच्चों पावर सेम है, बेस चेंज है, कोई दिक्कत नहीं है, पावर सेम है तो होल पावर हम लिखेंगे। देखो कैसे, इतना नोट करो। आगे बढ़ते हैं, और आपको लिखना इक्वल में इसी के इक्वल के नीचे इक्वल ही लिखते रहना। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, अब आपको यहाँ पे नीचे भेज देना है, तो 1/n प्लस 1 अपॉन में n होल पावर n लिख दे। अब एक फार्मूला बनाते हैं
बताएंगे। बेसिक में हमने आपको बताया था, एलसीएम वापस करेंगे तो n से n कटेगा 1 मिलेगा, तो इसके अपॉन लिखेंगे 1/n होल पावर n। लिमिट जो होती है तो वो सबकी होती है। अगर न्यूमरेटर में n का टर्म है उसकी लिमिट अलग होती है, अगर डिनोमिनेटर में n का टर्म है उसकी लिमिट अलग होती है, क्योंकि जब लिमिट रखते हैं तो हर टर्म में रखी जाती है। ये जानकारी आपको है पहले से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + x/n की होल पावर n है तो e की पावर x। ये हमने आपको बेसिक में बताया था पिछली क्लास में। यहाँ पे x है वही यहाँ पे लिखा जाता है, यहाँ पे 1 है वही आपको लिखना, और ये मैचिंग आपको करना है। यहाँ पे n है पावर n है, यहाँ पे n है पावर n है, ठीक है, ये मैच हो गया, ई आंसर शीट आएगी। लेकिन ऊपर जो है वैसे रखो, यहाँ पे नीचे e की पावर 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, e की पावर जो 1 आपने लिखी है तो आपको पता है पावर 1 लिखी नहीं जाती है। आंसर शीट देख लो आगे। सेम ये वाला पार्ट है फर्स्ट पार्ट की तरह, लगवा सारे देंगे, दिक्कत नहीं आएगी आपको। पहले इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ाते हैं। देख लो यहाँ पर करना कैसे है। फिर आपको क्या करना है, LHS ले लेना है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n के अपॉन में फैक्टोरियल n की होल पावर 1/n, ठीक है। अब क्या करो, होल पावर बना लो। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n की होल पावर 1/n, ठीक है। अब ये अंदर वाला हो गया xn। तो यहाँ पर आपको पता है फैक्टोरियल वाले आपको सीक्वेंस मिल जाएं तो इसका यूज होता है। अगर होल पावर है 1/n तो होल पावर 1/n इक्वल होता है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn + 1/xn। ये रूल यूज करना कहीं आपको दिख जाए सीक्वेंस फैक्टोरियल में। अगर आपको लिमिट की वैल्यू बताना है तो इसी को याद रखना। अगर होल पावर है 1/n तो इसको साथ में लेंगे, अगर होल पावर 1/n नहीं है तो केवल इसको लेना है। कहीं फैक्टोरियल वाले दिख जाएं, इसका यूज करके उसकी लिमिट की वैल्यू निकाली जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अब मैचिंग करेंगे। यहाँ पे xn, यहाँ पे n की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, अंदर वाले से मैच करो, पावर मैच कर लो। तो मेरे प्यारे बच्चों पावर सेम है तो बेस चेंज मतलब डिफरेंट है। यहाँ पे xn है, यहाँ पे इतना है, यही तो जो है चेंज है वही तो xn है। तो xn है रख दो नीचे जैसा जैसा है, ठीक है। ऊपर क्या करेंगे, n + 1 है रख दो, n + 1 की पावर n + 1 और अपॉन में फैक्टोरियल में n + 1। अब ये नीचे ये ऊपर, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं उसके बाद हम लिमिट की वैल्यू निकालते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, चलो भाई ऊपर लेके जाओ तो फैक्टोरियल n + 1 की होल पावर n + 1, ठीक है, अपॉन में n की पावर n और ये नीचे आएगा n + 1। तो इसको बाहर निकालेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया था कि फैक्टोरियल में जो ज़्यादा है ना उसी को बाहर निकालते हैं। तो इसको ऐसे ही रखो, ठीक है, अपॉन में n की पावर n ऐसे रखो, यहाँ पर n + 1 बाहर आया फैक्टोरियल n, ये कट गया और 1 पावर ये वाली इससे कट गई। अब इसकी पावर n और इसकी पावर n, पावर सेम है तो होल पावर में हम लिखेंगे। तो इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इसके आगे करना कैसे है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n + 1/n की होल पावर लिख लो n। हमने आपको बताया था पावर सेम है दोनों की, तो होल पावर में इसको कन्वर्ट किया जाता है। एक रूल पढ़ा होगा क्लास 6, 7th 8th में, अगर a की पावर m है और अपॉन में b की पावर m है तो a/b की होल पावर m लिखा जाता है। इसमें क्या होता है, बेस चेंज होता है लेकिन पावर सेम होती है। क्लास 6, 7th 8th में ये रूल पढ़ा है। यहाँ पे यूज हो गया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट
एलसीएम वापस देंगे तो ये n इसके अपॉन करेंगे तो 1 मिलेगा कैंसिल होने के बाद। फिर ये n जो है 1 के अपॉन लिखेंगे तो ऐसे ही लिखा रहेगा। अभी बताया था जो यहाँ पे होता है वो e की पावर में लिखा जाता है और ये मैचिंग की जाती है। ये मैच हो गया तो समझो e की पावर में जो भी यहाँ पे है वही लिखा जाता है। ये बेसिक में हम बता भी चुके हैं लेकिन यहाँ पर भी बता रहे हैं। दिक्कत क्या है, कहीं हो भाई बताना ज़रूरी है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मेरे मैथ नहीं समझ में आती है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो समझ में उसके ना आए, क्योंकि इतना हम जड़ से लेके चलते हैं, दिक्कत नहीं आती है। हर चीज़ तो आपको बता देते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आपने पढ़ी है, फिर क्या दिक्कत है। ये क्लास 6, 7, 8, 9th में आपने पढ़ी है तो वही रूल यहाँ पे यूज हो गया। दिक्कत क्या है, पीछे का पता है तभी आगे का बता सकते हो। पीछे का नहीं पता है तो भाई बैठे रहो, झोला टांगे सब घूमते रहते हैं। टॉपर कौन बनता है, जो मेहनत करता है। नहीं तो झोला टांगे सब घूमते रहते हैं। मैं पढ़ता हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ता हूँ। पता नहीं आप कैसे पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, पता नहीं कैसे पढ़ते हैं। तो तभी आपसे बोलते हैं झोला टांगे सभी घूमते रहते हैं। टॉपर कौन बनता है, टॉपर वही बनता है जो भाई चीज़ों को समझता है। रटने वाला कभी भी टॉपर नहीं बन पाया है। बहुत से यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं 95%, फिर एक बार रिपीट करते हैं 95% यूट्यूब पे क्या है टीचर, आपको तो पता ही है। आप बीएससी में आगे हो तो आपको जानकारी है। जो बच्चे क्लास 10th या 11th या 12th में पढ़ते हैं उन्हें जानकारी नहीं होती है। जहाँ बैठ गए नमस्ते सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बेकार पढ़ाते हो आप। उनकी पढ़ाई भाई आगे पीछे घूमती है, वो बेकार पढ़ाते हैं। बहुत से मेरी एरिया में क्या बताएं, लेकिन हम अकेले क्या कर सकते हैं। हमने जितना किया, आज बच्चा कहता है कि सर आपने जितना बताया इतना कोई बता दे भाई, हम उसके कदमों में गिर जाएंगे। नहीं बता पाएगा क्योंकि वो टीचर बहुत सारे हैं, बोलते हैं आइए हमने रटाया आप भी रटिए, रीजन नहीं बताते हैं। रटवा रहे हैं तो रटने से क्या होगा, पास तो हो जाओगे लेकिन नौकरी नहीं पा पाओगे। रटने वाला पास तो हो जाता है, नौकरी नहीं पा पाता है, जल्दी नहीं पाता है, किस्मत है तो लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन 8 में बताया गया डिस्कस करना है वेदर द सीक्वेंस ये इज मोनोटोनिक। इसमें पहले मोनोटोनिक, बाउंडेड, कन्वर्जेंट, इसमें 3 चीज़ें बताना है। पहले मोनोटोनिक, अगर हम बात करें एक्सरसाइज 1.2 की, मोनोटोनिक सीक्वेंस में कितनी कंडीशन आपको बताई थी, 4 बताई थी, 4। तो इनमें से कोई ना कोई आ जाएगी कंडीशन तो बता देंगे मोनोटोनिक, फिर बाद में बताएंगे बाउंडेड। पहले लिख लेते हैं गिवन दैट xn, ये लो xn लिख लिया ना, ठीक है, 2 की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों मोनोटोनिक का मतलब यही होता है कि इसे ओपन करेंगे, देखेंगे कंडीशन कौन सी इसमें सेटिस्फाइड होगी। तो n की वैल्यू 1 डालेंगे तो ऊपर 2 मिलेगा, नीचे फैक्टोरियल 1 तो 2 ही मिला, ठीक है। जब 2 डालेंगे ऊपर 4 मिलेगा, नीचे फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 कैंसिल करेंगे 2 मिलेगा। 3 डालेंगे ऊपर 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, नीचे फैक्टोरियल 3 को ओपन करेंगे 3 2 1 तो 2 4 जा 8, 4 अपॉन 3, ठीक है। अब 4 डालेंगे 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, यहाँ पे डालेंगे तो ओपन कर लेंगे 4 3 2 1, 4 2 जा 8, 2 जा 16 कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, 2 अपॉन 3। चलो भाई, अब मेरे प्यारे बच्चों ये क्या आपको नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है कि ये तो इक्वल है लेकिन बाद वाला टर्म क्या है, लेस है। मतलब इससे ये टर्म लेस है और इससे ये टर्म लेस है। नहीं जानकारी है डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये चीज़ हमने आपको एक्सरसाइज 1.2 में बताई कि अगर टर्म को नहीं जान पा रहे हो कि इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं, तब आपको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। दिक्कत नहीं आती है अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हो। अगर
डायरेक्ट बता देते हो तो डेसिमल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं जानते हो तो कन्वर्ट कर लो 2 to 1 पॉइंट, ठीक है 3 मिलेगा, ओके 0 पॉइंट इतना मिलेगा, ठीक है। अब देखो भाई ये इक्वल है मेरे प्यारे बच्चों, अगर सीक्वेंस में 2 टर्म या 3 टर्म सेम आ जाते हैं तो आपको ये वाली कंडीशन यूज़ करना है। अब ये किस में है, मोनोटोनिक सीक्वेंस में 4 कंडीशन है, 4 में से 1 मिल गई, तो कौन सी मिली है आपको बताना है भाई, कौन सी है ये। कंडीशन नंबर 3 है, नॉन इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे लिख दो इम्प्लाई दैट एक्स एन इज नॉन इंक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग किस में आता है, मोनोटोनिक सीक्वेंस में आता है। तो इम्प्लाई दैट एक्स एन क्या हो गया, इज मोनोटोनिक। तो मोनोटोनिक हो गया, ठीक है। अब बाउंडेड के लिए आपको पता है लोअर बाउंड और अपर बाउंड चाहिए। तो देखो कैसे इसमें मिलेगा, सबसे बड़ा तो मिल ही चुका है मेरे प्यारे बच्चों, अपर बाउंड तो मिल चुका है। अब लोअर बाउंड कैसे मिलेगा, हमने आपको बताया था अगर टर्म डेसिमल में कन्वर्ट हैं तो देख लेते हैं 0.6 है लास्ट में, तो 0.6 के घट कर कहाँ पर जाएगा, जो भी पास में मिल जाए जिसके पास वही रख देते हैं। जैसे 0 रहा, ये 1 रहा, मतलब 0.1, 0.2 और 0.3, ठीक है। ये है 0.6, तो 0.6 से क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे ले लेते हैं 0.6 से लेस हो रहा है, लेस हो रहा है तो यही तो मिलेगा आपको, मतलब पीछे भाग रहा है। 0.6 से नेक्स्ट मिलेगा 0.3, 0. तो किसकी तरफ भाग रहा है, 0 की तरफ। तो ऐसे करके आपको लिख देना है। दूसरा तरीका हमने ये भी बताया था कि अगर इसकी लिमिट निकालते हो, लिमिट निकालते तो इतनी ही निकलेगी। लिमिट भी बताएंगे क्योंकि कन्वर्जेंट बताना है, कन्वर्जेंट चेक करना है, तो लिमिट भी इतनी आएगी। तो पहले से पता चल गया ये कन्वर्जेंट है सीक्वेंस, ये वाला लिमिट निकालेंगे तो इतनी निकलेगी 100%, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हमें बाउंडेड चाहिए, तो बाउंडेड में क्या होता है, सबसे लेस चाहिए है और सबसे ग्रेटर चाहिए है। तो ये रहा ग्रेटर, ठीक है। तो इम्प्लाई दैट एक्स एन इज बाउंडेड, ये बाउंडेड भी हो गया। बाउंडेड के बाद में कन्वर्जेंट, तो यहाँ पे फैक्टोरियल दिख रहा है, फैक्टोरियल दिख रहा है तो आपको फार्मूला यूज करना है, लिमिट वाला है, बताया था आपको। तो इसके आगे आपको लिख लेना है वी नो दैट, वी नो दैट कौन सा फार्मूला यूज करना है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एक्स एन प्लस 1 अपॉन एक्स एन, ये यूज करना है। मेरे प्यारे बच्चों हमने आपको बताया था इसके इक्वल क्या था, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एक्स एन की होल पावर 1 अपॉन n, यही था। लेकिन यहाँ पे होल पावर नहीं है, होल पावर नहीं है तो इसे थोड़ी लिखेंगे, यही सिंगल लिखो। ये तब लिखा जाता है जब होल पावर हो, जैसे यहाँ पे 2 की पावर n है तो होल पावर होना चाहिए, तो नहीं है तो केवल आपको ये लेके चलना है, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं, पहले वैल्यू डालते हैं, फिर उसके बाद रफ करेंगे। n प्लस 1 ऊपर डाल दो, तो 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन में कितना आएगा, n प्लस 1। तो हमने किसकी वैल्यू निकाली, इसके। अब आपको पता है डिवाइड में है तो टर्म को चेंज करेंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो एक्स एन कैसे लिखोगे, ये फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा और नीचे 2 की पावर n, क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्ट रूल यूज कर लिया है। जो 2 नंबर आता है 3 नंबर में, या 4 नंबर सबसे नीचे वाला 4 नंबर ऊपर जाता है नंबर 1 में, तो डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करना है आगे। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, ये इससे कटेगा तो इसे काट दो भाई, ये चला गया, ठीक है। तो हमको कितना मिला, पहले लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो ऊपर मिला 2 और नीचे देखो n प्लस 1 बाहर निकालो, क्योंकि ऊपर फैक्टोरियल n कैंसिल करना है, तो n प्लस 1 बाहर निकाला, फैक्टोरियल में n ये कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसे लिखो, उसमें लिमिट हम डालेंगे, तो 2 अपॉन n प्लस 1 डाल दो लिमिट, यहाँ पे फॉर्म नहीं बनेगी, तो 2 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 1। तो 2 अपॉन इनफाइनाइट में अगर टर्म प्लस हो रहा है
तो इनफाइनाइट ही आता है। ये रूल आपने शायद ना पढ़ा हो, लेकिन हम बताते रहते हैं, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे, एक ही बात है। ये रूल आपको आता हो। अब आपको पता है कि सीक्वेंस में हमने डायरेक्ट लिखा था 0। हमने आपको बताया था कि लिमिट निकालोगे तो आंसर शीट मिलेगी आपको 0 पहले से। तो मेरे प्यारे बच्चों, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एक्स एन क्या आ गया 0। क्योंकि अगर बात करें आपसे, आप कहोगे सर हमने ये आंसर शीट निकाली थी, ये आंसर शीट निकाली थी 0, तो अगर इसकी आंसर शीट ऐसे करके निकाली 0 तो एक्स एन की भी वही होती है। समझ गया? मतलब सीक्वेंस जो है आपके पास उसकी भी आंसर शीट यही होगी। ठीक है, तो लिमिट, चलो भाई, तो 2 की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, आंसर शीट क्या है 0। ए फाइनाइट क्वांटिटी क्या निकली? ए फाइनाइट क्वांटिटी। अगर ए फाइनाइट क्वांटिटी है तो बोल देंगे कि एक्शन क्या है कन्वर्जेंट, एक्शन क्या है कन्वर्जेंट। हो गया भाई क्वेश्चन 8। अब 9 की कहानी देखेंगे क्या बोला है। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, नोट करते रहा करो, थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पार्ट है, पहले पढ़ लो। बताया गया है यहाँ पे, इफ ए सीक्वेंस एस एन इज डिफाइंड बाई एस एन इक्वल इतना, कहता है प्रूव करना इतना। ठीक है, पहले गिवन लिख लो। गिवन सीक्वेंस क्या है एस एन, गिवन सीक्वेंस ये इज डिफाइंड बाई, लिख लो भाई एस एन इक्वल फर्स्ट टर्म रूट में n+1, सेकेंड टर्म ये। ठीक है, लिमिट निकालना है। नाउ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, निकालो भाई एस एन की लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट फैक्टोरियल नहीं है, रूट है भाई। चलो भाई, अगर डालेंगे वैल्यू तो फर्स्ट टर्म ये दिया, सेकंड टर्म ये दिया, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म में, मतलब ये चैप्टर है पूरा इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। अगर आपने चैप्टर ये कंप्लीट नहीं किया है इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो प्ले लिस्ट में आपको कंप्लीट मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों कैसे करोगे, तो पहले कॉमन ले लो। जैसे n निकाला तो 1 + 1/n। ठीक है, यहाँ पर पहले से थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर बताएंगे आपको कैसे करना है। तो n अलग अलग रूट दे दो, अलग अलग क्या दे दो, रूट दे दो, क्योंकि हमें कॉमन ले लेना है रूट n। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, हमने रूट n ले लिया कॉमन, तो 1 + 1/n की होल पावर 1/2, क्योंकि रूट की पावर हाफ होती है। हम कौन सा रूल लगाएंगे, 1 + x की होल पावर n का, 1 + nx n-1 फैक्टोरियल टू x², ये वाला हम रूल यहाँ पे यूज करेंगे। ये सब हम आपको बताए हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म में, कंप्लीट चैप्टर है, कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ओपन करेंगे तो 1 + nx होता है, तो n है 1/2, x है 1/n, फिर होता है n × n-1, तो n-1 अपॉन में फैक्टोरियल 2, और x² है मेरे पास, यहाँ पे x है तो x² मेरे पास क्या है ये है। ठीक है, आगे डॉट डॉट कर दो, बस इससे पता चल जाएगा हमें यहाँ से कितना मिलेगा। और लास्ट में यहाँ पे क्या है -1 है, तो -1, ये +1, ये -1 कैंसिल हो गया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इस रूट n का इंटू कर देंगे। ठीक है, इसको हम रफ करेंगे, और आंसर शीट आपको पता ही है हमें क्या लानी है, 0 लानी है, और इक्वल के नीचे ही इक्वल आपको करके लिखना है। ठीक है, देखो जैसे इसका इसमें इंटू करेंगे तो 1/2, n की पावर 1 है और ऊपर 1/2, तो 1 में से 1/2 माइनस करोगे
तो मेरे प्यारे बच्चों हम डायरेक्ट लिख दें रूट, ठीक है, इंटू किया इतना आ गया, अब प्लस 1/2 और इंटू में 1/2 माइनस 1/फैक्टोरियल 2। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे पावर नीचे 2 मिली, नीचे पावर कितनी मिल गई, 2 मिल गई, ठीक है, और ऊपर से क्या आई, माइनस होने आई ये। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर n की पावर 2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 3/2 मिलेगी, ठीक है। आगे डॉट डॉट डॉट, अब वैल्यू डाल दो, जब यहाँ पे डालेंगे तो 0 देगा, यहाँ पे डालेंगे तो इनफाइनाइट नीचे ऊपर जाएगा 0, 0 का इसमें इंटू करेंगे 0, मतलब टोटल हमें 0 ही मिल गया। यही आंसर शीट हमको निकालना थी। 9 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट की बात करेंगे। 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको करवा देंगे, दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। नोट करते रहो, इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ते हैं। 9 का सेकंड यहाँ पे डालना है, ठीक है। 9 के सेकंड में बोला गया यूजिंग डेफिनेशन ऑफ द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, आगे लिखा सो दैट। मेरे प्यारे बच्चों ये जरूर देखना है कि क्या हमको प्रूव करना है। लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज 2, मतलब लिमिट हमें निकालना है, और बताया डेफिनेशन यूज करना लिमिट के, ये तो लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस या फिर कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक ही बात होती है। तो xn माइनस का l लेस देन एप्सिलॉन और फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल n0, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों इन अदर वर्ड हमने आपको बताया था, मतलब बेसिक पढ़ाया था, तो हमने आपको बताया था इसको अदर वर्ड में चेंज करके कैसे लिखा जाता है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn, हमने आपको बताया था ये जो लिमिट है सीक्वेंस xn की है, तो ऐसे ये वाला यूज कर लो, सिंपल पड़ता है, ठीक है। तो पहले आपको लिख लेना है जो सीक्वेंस गिवन है। तो गिवन दैट xn, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 2n अपॉन n प्लस का 3, ठीक है। लिमिट निकाल दो, डायरेक्ट निकाल दो, 2 ही निकलेगी। n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2n अपॉन n प्लस 3। तो अगर n टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो एल हॉस्पिटल रूल ना यूज़ करो, कौन सा कर लो, हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, क्योंकि 2 तरीके से होता है सॉल्व, क्योंकि फॉर्म है ना मेरे पास इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। तो आपको पता है अगर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म है तो 2 तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, या तो डिफरेंशिएट कर लो, न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग, या फिर हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो डिनोमिनेटर में। तो ऊपर सिंगल टर्म है ऐसे लिखो, नीचे मिल जाएगा हाईएस्ट पावर कॉमन। तो आपको पता है जहाँ से कॉमन मिल जाता है वहाँ पे 1, और जहाँ से नहीं मिलता है वहाँ पे डिवाइड लगता है, ये कट गया। अब रख दो 2/1 प्लस, यहाँ पे इनफाइनाइट डालेंगे 1/, मीन्स 3/इनफाइनाइट 0, तो 2/1 आंसर शीट क्या निकली 2। ये प्रूव करना था, देखो ये 2, ठीक है। ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन 10। नोट करते रहा करो, ठीक है। क्वेश्चन 10 वाले में कहा गया सो दैट, यहाँ पर भी प्रूव करना है, तो देख लो क्या प्रूव करना है। कहता सीक्वेंस an जो है डिफाइंड है उतना कन्वर्जेस टू 1, ठीक है। लिमिट निकालो भाई, तो यहाँ पे लिख लो गिवन सीक्वेंस an है ना, ठीक है, इज डिफाइंड बाय, तो an इक्वल क्या है 1 प्लस माइनस 1 की पावर an, अपान में देख लो कितना है 2n स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों लिमिट कैसे निकालोगे, यहाँ पे -1 की पावर n है, तो हमने बताया था -1 की पावर में अगर n टर्म की पावर है तो एक फार्मूला बनाया गया, उसी से सॉल्व होता है। एक फार्मूला बनाया गया इवन और ऑड का, इवन और ऑड का बनाया गया, देखो xn x2n ये बनाया गया,
ये फार्मूला आपको याद कर लेना है कि अगर -1 की पावर वाले जितने क्वेश्चन मिल जाएं तो इसी फार्मूले से लगाना है, ठीक है, और किसी से नहीं लगाना है, मतलब इवन ऑड से लगाना है। तो अगर इसकी आंसर शीट कितनी आ गई 1, क्यों 1 प्रूव करना है तो 1 आ गए, तो इसकी भी आंसर शीट ये 1 ही होती है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे an है तो हमने xn x2n प्लस 1 से आपको फार्मूला बताया है, लेकिन अब an से हमें बताना है। तो वी नो दैट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट a टू n इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट a टू n प्लस 1, ठीक है। किसी में लिखो, आपका सीक्वेंस an में डिफाइंड है तो आपको a टू n प्लस 1 लिखना। अगर सीक्वेंस xn से डिफाइंड है तो xn x टू n प्लस 1 से डिफाइंड करना है। अगर सीक्वेंस sn है तो sn टू n प्लस 1 से डिफाइंड करना है। आपको देख लेना है क्वेश्चन में किस सिंबल से सीक्वेंस डिफाइन है, उसी से हम फार्मूला बना लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, a टू n निकालना है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो 2n यहाँ पे क्या करना है, जहाँ जहाँ -n है 2n रख दो, तो 2n का स्क्वायर, जहाँ जहाँ n है रख दो, तो इवन मिलेगा, इवन में +1 देता है, यहाँ पे 4 2 जा 8 n स्क्वायर a टू n मिल गया। अब दोनों साइड में आपको क्या करना है, लिमिट ले लेना है, n टेंस टू इनफाइनाइट इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस इतना, ठीक है। तो 1 प्लस 1 अपॉन यहाँ पे इनफाइनाइट रखेंगे तो इतना मिलेगा, तो 1 प्लस ऊपर लेके जाएंगे 0 तो 1, इसे इक्वेशन फर्स्ट डालो, ठीक है। अब इसकी आंसर शीट निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन डालेंगे, इसको हम रफ करेंगे, नोट करते रहा करो, क्योंकि इतना समय नहीं है कि अलग से आपको नोट करवाएं। अब आपको 2n प्लस 1 की आंसर शीट निकाल लेना है, -1 की पावर 2n प्लस 1, जहाँ जहाँ n है 2n प्लस 1 रख देना है। तो सीक्वेंस देख लो, क्वेश्चन में देख लो यार, -1 की पावर n थी तो हमने 2n प्लस 1 रख लिया, नीचे 2 है और n स्क्वायर है, तो हमें पता है कितना रखेंगे 2n प्लस 1, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करो तो 1 ये क्या देगा, ऊपर ऑड है, -1 देगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसे ऐसे रखो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब लिमिट ले लो दोनों साइड में, n टेंस टू इनफाइनाइट a टू n प्लस 1 इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू में 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू डाल दो, डायरेक्ट आंसर शीट आ जाएगी, वैल्यू डाल दो, आंसर शीट आ जाएगी। मज़ा तो आएगा भाई, जब डालेंगे तो भाई इनफाइनाइट बताएगा, ऊपर जाएगा 0 1, इसे इक्वेशन सेकंड डाल दो। फिर हम इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट की कहानी से हमको मिल गई आंसर शीट 1। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट क्या है, a टू n की आंसर शीट निकली है n टेंस टू इनफाइनाइट a टू n प्लस 1 के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे 1 लिख दो दोनों की आंसर शीट, तो देन अब आप लिख दो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an की आंसर शीट 1, ठीक है। इन दोनों की आंसर शीट सेम है तो an की वही होगी जो इन दोनों की है आंसर शीट। तो क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो है 11, ये 11 है भाई, 11 पढ़ लो क्या है क्या नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11, ये रहा 11, बताया गया सो दैट द सीक्वेंस an डिफाइंड है। फिर बोला है कन्वर्जेंट प्रूव करना है, आगे बोला है लिमिट जो निकालोगे कन्वर्जेंट के लिए तो 2 और 3 के बिटवीन लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा सो दैट। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन ने ये बोला है जो सीक्वेंस an है वो डिफाइंड है यहाँ पे, ठीक है। फिर बोला है कन्वर्जेंट तो प्रूव करोगे सीक्वेंस को, लेकिन जो लिमिट है 2 और 3 के बिटवीन आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो गिवन सीक्वेंस an is defined by
इज डिफाइंड बाय सीक्वेंस an इक्वल, मतलब an है, केवल an लिखो भाई, क्योंकि an है 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन फैक्टोरियल n, ये है। ठीक है, अब हमें पहले तो 2 दिखाना है, ये क्या दिखाना है, 2 दिखाना, बाद में 3 दिखाना है। कैसे दिखाओगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम आपसे ये कह दें, थोड़ा इस साइड से लिखते हैं, ए एन इक्वल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इतना, ठीक है, फिर 1 अपॉन इतना। अगर हम आपसे बोलें ये कि ये जो है ये, ठीक है, ये ग्रेटर किससे होगा, 1 प्लस 1 से, क्योंकि अगर हम बात करें ये क्या देगा, 1 देगा, ये क्या देगा, 1 देगा ना। तो हमें पता है ये इस मतलब 1 से 1 इक्वल होगा। आगे देखो कि अगर हम 1 लिखते तो सेटिस्फाई नहीं होता, ये 2 से ग्रेटर है, मतलब इन दोनों टर्म से मिलके बताएगा, ये दोनों बताएंगे कि आगे ग्रेटर है, क्योंकि ये तो इक्वल है, ये क्या है, इक्वल है, ये तो बता ही नहीं पाएंगे। तो दोनों टर्म को मिला के आपको बताना है आगे जितने टर्म है वो ग्रेटर है। तो दोनों टर्म हमने यहाँ पे इसीलिए लिखा है, यहाँ से 1 लिख दिया, यहाँ से 1, सॉल्व करो ना, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 तो 1, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखो अब आपको क्या करना है, ए एन यहाँ से ग्रेटर उठा लेना है, यहाँ पे 2, ठीक है, अब लिमिट ले लो दोनों साइड में, एन टेंस टू इनफाइनाइट, ए एन ग्रेटर देन, लिमिट लोगे तो 2 ही मिलेगा। ठीक है, अब कैसे लिख दो, 2 लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ए एन, इसे इक्वेशन डाल दो फर्स्ट। इसने बोला है 2 और 3 के बिटवीन, तो 2 से ग्रेटर तो आ गया, अब 2 से लेस चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या करो, इतना नोट करो। अब बताते हैं आगे कैसे करोगे। इतना नोट करने के बाद में अब हमें स्पेस चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो देखो अब इसके आगे ही लिखना है, कैसे लिखना, वी नो दैट, क्या लिखना है, वी नो दैट। देखो कैसे, हमें पता है कि जो फर्स्ट और सेकंड टर्म था सीक्वेंस में, तो क्या था, 1 इक्वल 1 था, मतलब देख लो यहाँ पे, देख लो ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म इक्वल है, तो हमने इक्वल लिख लिया। अगर इसी में हम 1/2 का इनटू कर दें, दोनों साइड में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई 1/2, दोनों साइड में हमने क्या कर दिया, 1/2 का इनटू कर दिया। तो देखो हमें इक्वल के उस तरफ देखो 1 मिला, 1/2 मिला। ठीक है, बाद में हम क्या करेंगे, हमको 1 मिला, 1/2 है, तो फैक्टोरियल 2 मैच हो जाएगा, मतलब इक्वल के इस साइड ये वाले टर्म आपको मैच करना है। देखो कैसे, अब आपको पता है ये 2 टर्म तो इक्वल आ गए। फिर इसके बाद में अगर हम आपसे ये कहें, जैसे यहाँ पे 4 मिल जाए और यहाँ पे 6 मिल जाए, इसमें बताओ ग्रेटर कौन है, तो 1/4 ग्रेटर है 1/6 से। ऐसे देखोगे, अगर न्यूमरेटर में लिखोगे तो 6 ग्रेटर है 4 से। जब इसे कन्वर्ट करेंगे, इन्वर्स करने पर इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, इन्वर्स करने पर इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 1/2 का स्क्वायर ग्रेटर है 1/फैक्टोरियल 3। 6 को फैक्टोरियल 3 से लिखो। देखो अब मैचिंग करो, 3 है तो 2 है, मतलब एक पावर लेस है। अगर हम आगे लिखेंगे, जैसे पहले इसे ही लिख देते, फैक्टोरियल 4 लिखा, तो 2 की पावर कितनी बैठा लोगे, 3 बैठा लोगे ना, क्योंकि 3 है तो 1 लेस है, 4 है तो 3। समझ में आ गया। अब देखो ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये 3 से लेस बताना है। तो देख लो आ जाएगा। अब नीचे देखो डॉट 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 करके, अगर हम बात करें आपसे, यहाँ पर हम लिखते हैं फैक्टोरियल n, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे n है, तो आपको पता है 4 है, तो 4 को अगर यहाँ से मैच करोगे तो 4 माइनस का 1 ये लिखोगे भाई। अगर 3 पावर मैच करोगे तो 4 को कैसे लिखोगे, 4 माइनस 1, तो पावर मैच करोगे n में से 1 माइनस कर दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एडिंग करना है, सबको प्लस करना है, एक मतलब इस तरफ वाले अलग प्लस करो। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर 1/2 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2
टू की पावर n माइनस 1 और ग्रेटर 1 प्लस 1/2 प्लस 1 फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 फैक्टोरियल n। अब देखो ग्रेटर देन के बाद वाले ये टर्म मैच हो रहे हैं, देख लो वहाँ पे केवल और केवल ये मैच नहीं हो रहा है, ये वाला, ये फैक्टोरियल वाला नहीं मैच हो रहा, बाकी सारे हो रहा है। तो क्या करेंगे, वन दोनों साइड प्लस कर लेंगे, लेकिन पहले ये देखो ये सीरीज कौन सी बन रही है, ये सीरीज बन रही है जीपी। यहाँ से अगर देखा जाए ये बन रही है जीपी, मतलब गुणोत्तर श्रेणी। तो एसएन तो पता होगा ना कैसे सम निकालते हैं, गुणोत्तर श्रेणी का योगफल कैसे निकालते हैं, एसएन कैसे निकालते हैं हम आपको बता रहे हैं। देखो एसएन वी नो दैट जीपी का एसएन निकालना है, तो देखो ए आर की पावर n माइनस 1/r-1। ये कब फार्मूला यूज होता है, जब r की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो। सेकेंड वाला देखो ए 1 माइनस आर की पावर n/1 माइनस आर, ये फार्मूला जब r की वैल्यू 1 से लेस है तब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे r की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म वाले में फर्स्ट टर्म का डिवाइड लगा दो, तो 1/2 मतलब 1 से लेस, 1 से लेस ये वाला फार्मूला लगेगा। देखो कैसे लगाओगे हम आपको बता रहे हैं। ऐसे लिखना है, इसके आगे ये भी लिखना, फिर लिखना ए की वैल्यू 1, फर्स्ट टर्म 1 होता है, ठीक है, 1 माइनस आर की वैल्यू निकाली 1/2, ठीक है। अब नीचे भी रख दो 1 माइनस 1/2 और ग्रेटर जो चल रहा था वो चलाओ, तो 1 प्लस 1/2 है ना, फैक्टोरियल 2 लिख दो, क्योंकि हमें ग्रेटर देन के बाद वाले जितने टर्म हैं वो तो मैच करना है, तो मैच करना है तो ऐसे ही मैच होंगे, ठीक है। समझ में आ गया इतना। अब देखो आगे, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करो, ए की वैल्यू 1 डाल दो, 1 ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, 1/2 की पावर n अपान में 1/2 ग्रेटर। अब क्या करो, यहाँ पे जो फैक्टोरियल नहीं मैच हो रहा है तो हम क्या करेंगे, तो इसे 1/, इतना लिख देते हैं, 1 प्लस कर देते हैं, दोनों साइड में क्या कर दो 1 प्लस, तो टर्म उस साइड जो है मैच हो जाएंगे, उस साइड क्या होंगे, टर्म मैच हो जाएंगे। ये क्या है, an बन गया an, तो ठीक है 1 प्लस ये ऊपर ले लो 2 और 1 माइनस 1/2 की पावर n, ये ग्रेटर, ये an हो गया, ठीक है। अब लिमिट ले लो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो 1 प्लस दोनों साइड में आपको लिमिट ले लेना है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an। अब वैल्यू डाल दो, ये तो an चाहिए हमें 3 से लेस, यहाँ पे देखो 3 से लेस चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे n की, इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ते हैं। देखो 1 तो ऐसे ही लिखो, 2 ऐसे ही लिखो, 1 ऐसे लिखो, 1/2 की पावर इनफाइनाइट ग्रेटर देन लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an। अब देखो जैसे 1 प्लस यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से देखो 2 और इसकी वैल्यू बोलो 2 की पावर इनफाइनाइट। नहीं बता पाओगे तो हम आपको बताते हैं, पहले हम बता देते हैं वैल्यू। देखो एक आपको फार्मूला हमने लिखाया होगा ए की पावर इनफाइनाइट का, ए ग्रेटर 1 है तो इनफाइनाइट देता है, अगर ए की वैल्यू 1 से लेस है तो 0 देता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो लगाओ, अब तो बता ही सकते हो, ये 2 जो है 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर इनफाइनाइट देगा ना, ठीक है। ये आपको आता हो भाई, ये बहुत पहले हमने आपको बताया था जब हमने लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी पढ़ाई, आपको प्ले लिस्ट में कंप्लीट आपको मिल जाएगी। जिन बच्चों ने लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी जो है चैप्टर कंप्लीट नहीं किया, प्ले लिस्ट में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो ये चीज़ हमने लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी में आपको सिखाई थी। तो 1 प्लस यहाँ से सॉल्व करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे 0 मिल जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an, तो 1 प्लस यहाँ से 2 मिला ग्रेटर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an, तो ये मिल गया 3, ठीक है, n टेंस टू इनफाइनाइट an। अब सही से लिख दो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an लेस देन 3, इसे इक्वेशन डालो सेकंड, और जो आपने निकाला था ऐसे करके लिमिट
n टेंस टू इनफाइनाइट an, इसे इक्वेशन सेकंड डाला था, ठीक है। तो इक्वेशन आपने फर्स्ट डाला था और ये सेकंड है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज़ कर लो और लिख दो। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से कैसे लिखना है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और यहाँ पर an, ठीक है। बताया गया है 3 से लेस है और इक्वेशन फर्स्ट में बताया गया 2 से ग्रेटर है, ठीक है। तो ये लिमिट जब आ जाती है 2 और 3 के बिटवीन, तो सीक्वेंस कैसा हो जाता है, कन्वर्जेंट। तो एक्स एन क्या हो जाएगा, हैंस करके लिख दो। हैंस का मतलब होता है कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको हम रफ करेंगे फिर लिखवाते हैं, आप लोग नोट कर लो इतना। हैंस सीक्वेंस एक्स एन इज कन्वर्जेंट। सीक्वेंस ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 11 तक हो चुके हैं। अब अगली क्लास में हम इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, इसके आगे क्वेश्चन लाएंगे और उड़वाएंगे गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जाए सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, हर एक क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।